Hello, good morning, friends, and welcome to our YouTube channel Only Success. And today we will discuss a Hindu newspaper editorial and also some important vocabulary at the end of this newspaper. दोस्तों हम लोग डेली की तरह जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी नए यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोग डेली जो है हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में एनालाइज करते हैं और एडिटोरियल को भी एनालाइज करते हैं, जिसका जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग पॉइंट आउट करते रहते हैं। और जो भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस देखने में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इस चैनल के एंड में इस जो हिंदू का हम लोग रिव्यू करेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्विज़ हम लोग डेली कंडक्ट कराते हैं जो करंट अफेयर्स की, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लिया करिए रिव्यू के बाद में, और जिससे कि आपको डे टू डे रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पूरा बॉल बाय बॉल हम लोग कोई भी न्यूज़ को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पर हाँ, ये मेरा वादा है आपसे कि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी मिस नहीं होगी, या आप मुझ पे 100% रिलाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 19 का द हिंदू न्यूज़पेपर। और उसी क्रम में हमारी जो पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि रिपोर्ट एक मांगी थी कि नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रीसेंट टाइम्स। उसके जवाब में सेंटर ने बोला है कि भूख से हमारे स्टेट में कोई भी नहीं मरा है पूरे देश में। तो मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल से पूछा था कि एक रिपोर्ट मांगी थी, एक जवाब मांगा था कि आप लोग मतलब जो अभी तक क्या कोई भी भूख से मरा है या नहीं मरा है, या उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके जवाब में सेंटर ने बोला था, द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑन हंगर डेथ सो द यूनियन गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन ट्यूसडे दैट नो वन डाइड ऑफ स्टारवेशन इन रीसेंट टाइम्स। अब बेसिकली इसी का जो फॉलोअप है आगे हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो बेसिकली हमारे इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल है। कि अब आपको सीधा सीधा वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है के वेणुगोपाल। हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस क्विज़ में डेली कवर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ क्विज़ ज़रूर देखा करिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो केस होता है वो हमेशा अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। और इसके और भी पावर्स हैं, जब डिटेल में हम लोग एक्चुअली अटॉर्नी जनरल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब होगा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल को, बट अभी इतना ही है। तो ब्रीफ ये है, इसमें आगे जो न्यूज़ है उसको बता देता हूँ अभी से। तो अटॉर्नी जनरल ने बोला कि अभी 113 से भी ज़्यादा फूड स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, तो उस वजह से कोई भी ऐसा हमारे देश में कोई भी नहीं भूख से मरा है। और जो भी हम लोग डायरेक्टली कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, बट हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम स्टेट्स को दे देते हैं। कैसे कि वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है, और अगर डाटा जिसके पास होगा तो कोई भी स्कीम को वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली इसमें स्टेट के पास से अभी रिपोर्ट हमें मंगवानी है। रिपोर्ट जो भी होगी वो हम लोग सबमिट करेंगे। तो बेसिकली अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास जो डाटा है, भूख से अभी तक कोई भी नहीं मरा है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको कवर कर लेते हैं। ये तो बेसिकली वही है जो अभी 2-3 स्टेट्स का रो चल रहा है, तमिलनाडु का है, बंगाल का है और केरला का है। टेबलेक्स है, टेबलेक्स का मतलब झांकी होता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ की जो 3 स्टेट्स की टेबलेक्स हैं उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसी को लेके पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई है। इसमें पॉलिटिक्स जैसा कुछ नहीं है। जो कमेटी होती है जिसको अप्रूव देती है वही रिपब्लिक डे परेड में
वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो इस तरह का जो न्यूज़पेपर में जो डिफरेंट कलर यानी कि ब्लू या ग्रीन कलर में जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, वोकेबलरी में हम लोग वो वर्ड डिस्कस करते हैं। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और जो नए वर्ड्स हैं यहाँ से नोट डाउन कर लिया करें और लास्ट तक इस चैनल को देखें, जिससे कि ये सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कस करें इनकी मीनिंग के साथ। और यहाँ पे हाईलाइट करने का एक मतलब और भी है कि यहाँ पे जो वर्ड है जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी आप लोग देखते चले। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो इसी तरह के हैं। तो एक एक करके तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह के हाईलाइटेड वर्ड्स मिलेंगे, वो आप लोग लास्ट में देख लीजिए। अगला पेज स्टेट्स का है, और स्टेट वाले पेज में एक न्यूज़ है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी पूछ भी लेता है इस तरह की न्यूज़। बेसिकली जो मुंबई डॉकयार्ड में एक INS रणवीर करके एक नेवल शिप है, उसका एक्सप्लोजन हो गया है, उसमें 11 लोग इंजर्ड हुए हैं और 3 नेवल पर्सनल्स की डेथ हो गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि INS रणवीर के बारे में, एक्सप्लोजन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली INS रणवीर हैज़ बीन एक्सप्लोडेड एंड ड्यू टू विच 3 नेवी पर्सनल्स वर किल्ड। और इस तरह के क्वेश्चंस क्विज में कवर किए हुए हैं, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा वहाँ पे डील किया हुआ है, तो आप लोग क्विज ज़रूर देखा करिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा कर देते हैं स्मॉल। आज बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वो खैर वो लोग स्किप कर देंगे हम लोग। अब पॉलिटिकल न्यूज़ के ही क्रम में बेसिकली ये जो है यूपी से रिलेटेड सोशल इंजीनियरिंग को लेके ही है, तो हमारे काम की नहीं है। जिसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहे वो लोग इसको पढ़ लें आराम से, बट मोस्ट ऑफ द हम लोग स्टूडेंट्स के काम का नहीं है, तो हम लोग ये छोड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन कॉन्डेंडम ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको मैंने इसलिए डिटेल ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ। इसमें अभी फ़िलहाल आज के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब कोई डिटेल्ड में और आएगा जो परमानेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अब ये जोकोविक है, इनका जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा वाला जो इशू हो रहा है उसी का ही फॉलोअप है, इसको डे टू डे ज़रूरत नहीं है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये बेसिकली कल भी आया था आर्टिकल में, अगर जिसने कल का रिव्यू देखा होगा वहाँ हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। बेसिकली जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो केरलन गवर्नमेंट का ये बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और ये केरला में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब उसको लेके ही ये पूरा हो हल्ला मचा हुआ है कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है। बेसिकली ये जान लीजिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है, केरला का। ये आपके लिए हो सकता है मतलब जानकारी कर लीजिए, कभी कभी फैक्चुअल ऑफ बीट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो जान लीजिए केरला का है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स क्यों आ रही हैं गवर्नमेंट, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे मेधा पाटिकर टाइप के लोग हैं, ठीक है, गडगिल है। मेधा पाटिकर तो आपको पता ही है, नर्मदा आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो उनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, जब ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी अगर देखा जाए तो केरला बहुत वन ऑफ द डेंसेस्ट रोड कनेक्टिविटी केरला की है। अब ऑलरेडी रोड्स हैं, रेलवे से कनेक्टेड है, तो क्या इतने कॉस्टली प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे? अगर है तो उसको एक एनालिसिस या रिसर्च करके ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर ज़रूरत किसी और चीज़ में, अगर हम लोग इस पैसे को खर्च कर सकते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो हम लोगों को वहाँ खर्च करना चाहिए। वही चीज़ एग्जैक्टली मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को लगे अपने मन से मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए, विच इज़ वेदर केरला नीड्स एनी रेलवे लाइन एट ऑल, मतलब इन प्रेजेंट केस देयर वुड ओनली बी ए बिग डीपर क्वेश्चन। अब इसमें बताया गया है कि स्टेट आर ऑलरेडी कनेक्टेड बाय रोड एंड रेल। ए रेल built at astronomical cost is hardly necessary even when it saves some travel time. The state already has the highest road density in the country. It is odd that the government see a
Second, railway as a प्रायोरिटी फॉर द स्टेट टुडे. ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट डिजर्व्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट. वही चीज़ मैंने बोली कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. तो क्या इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर या कहीं और डाइवर्ट करके पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो करना चाहिए. एक तो ये कंसर्न, मतलब ये तो है, ये तो सेकेंडरी कंसर्न है. वे फॉरवर्ड जैसे होता है ना कि मतलब तो क्या करना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड ये है. अब बेसिकली इसमें जो और भी कंसर्न्स हैं, बेसिकली इसमें है इकोलॉजिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. अब यहाँ पे ये है कि जो प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज प्रोजेक्ट इज़ एन इन्विटेशन टू इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर मेनली थ्रू फ्लडिंग. तो इसका इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा हज़ार्ड्स है इस प्रोजेक्ट को लेकर. और दूसरा जो प्रोफेसर गडगिल है, इंडियाज प्री एमिनेंट इकोलॉजिस्ट, हैज स्पोकन ऑफ सिल्वर लैंड बीइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज इट इज़ लाइकली टू कॉज. तो गडगिल है, गडगिल रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी. इन वेस्टर्न घाट्स को लेके गडगिल रिपोर्ट आई थी. तो बेसिकली ये इकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े. तो उन्होंने भी बोला कि सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली वही है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है, हाई कॉस्ट है, तो क्या ज़रूरत है. और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है, आप सब इस सोसाइटी में जब डाइवर्सिफाइड व्यूज़ को एक डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट करना ही डेमोक्रेसी है. ठीक है, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट बी गाइडेड बाय पब्लिक ओपिनियन रादर देन अटेम्प्टिंग टू मैन्युफैक्चर कंसेंट ऑन इट्स स्कीम्स. मतलब अपने मन की करने से ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो आपके फेवर की व्यूज़ हों या आपके अगेंस्ट की व्यू हों. डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है ना फाइनली. तो ऐसा नहीं है, वायबिलिटी देखने के साथ ही करना चाहिए. तो इसमें वही बेसिकली बोला गया है. इसमें एक बड़ा की वर्ड है, इट पोज ए थ्रेट टू केरलास इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड कुड एंड अप एज ए वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट बोला है तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट वो बहुत खर्चीला होता है. ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट यही है, वाइट एलिफेंट साबित ना हो. अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. ये तो अगेन ये तो वही है, हरिद्वार धर्म सभा जो हुई थी जेनोसाइड को लेके. सॉरी, ये मतलब इररिलेवेंट न्यूज़ है, मतलब छोड़िए ये सब, बेकार फालतू, हम लोग के काम की नहीं है. अच्छा, ये अगली एक न्यूज़ है. ये जो एमन है, कल की न्यूज़ में देखा था कि एक टैंकर है, उसमें ब्लास्ट कर दिया गया था, जिसमें मतलब बेसिकली ये है, ए हौती हाईजैक्ड ए यूएई फ्लैगशिप रॉबी इन द रेड सी एलिजिंग दैट इट वाज कैरिंग मिलिट्री कार्गो. मतलब एक यूएई का फ्लैगशिप वो था, मतलब शिप था, उसको रेड सी में उन्होंने ब्लास्ट कर दिया. तो उसी को लेके कई लोग मर गए, कुछ 2 इंडियंस थे, एक पाकिस्तानी था. तो बेसिकली अभी आर्टिकल कल भी आया था और लास्ट में भी इसका बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया हुआ है. तो ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बेसिकली ये जान लीजिए, जो हौती है ये यमन है, जो नॉर्दर्न प्रोविंस में ये लोग रहते हैं. हौती अभी एक तरह से देखा जाए तो रेबेल ग्रुप कह लीजिए, या तो वहाँ की जो सऊदी गवर्नमेंट है इसको टेररिस्ट ग्रुप भी बोल रही है. तो ये है. तो हम लोग इसको लास्ट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया, हम लोग उसमें वहाँ डिस्कस कर लेंगे. तो अभी फ़िलहाल आज पूरा न्यूज़पेपर 3 आर्टिकल सिर्फ हौती पे ही दे रखा है. तो चलिए अगला जो न्यूज़ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ड्रोन अटैक अनएक्सेप्टेड सेज इंडिया, ये वो भी हो गया. इंडिया रेसिड्यूल. जो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये अवेयरनेस न्यूज़ है. उसमें ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कुछ एफिडेविट हैं, कुश कालरा, और इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था. क्या एनडीए वो नेशनल डिफेंस एकेडमी. एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि गर्ल्स या वुमेंस को एंट्री नहीं थी एनडीए में, बट अभी रिसेंटली जब एंट्री शुरू हुई है तो उन्होंने एक नंबर फिक्स कर दिया है, 19 वुमेंस को ही एनडीए में सेलेक्ट करेंगे. तो अभी बेसिकली क्या है कि 21 के लिए 19 सेलेक्ट हुआ था, 22 के लिए भी. नाउ अगेन फॉर द ईयर 2022 यू हैव प्रपोज टू टेक द सेम नंबर फॉर वुमेन कैंडिडेट. व्हाई हैव यू फिक्स दिस फिगर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है. तो एफिडेविट है सर, गवर्नमेंट अब जवाब देगी. तो बेसिकली इसमें राइट डाउन करने के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, बट ये जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है
कि अभी जो नंबर है वो 19 पे ही फिक्स है। ठीक है, तो अगली न्यूज़ हम लोग आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो भी है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं थी न्यूज़ ऐसी कोई। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, अच्छा ये हो सकता है आपसे आपकी न्यूज़ में पूछ ले, या आपको पता तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं भी पूछता तो आपको जानकारी होना चाहिए। लेजर शो भी ब्राइटन रिपब्लिक डे परेड। अभी इसमें जो रिपब्लिक डे परेड आ रही है 26 जनवरी को। अभी तक क्या होता था कि जो वो जो भी इसका जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी वो बेसिकली होती थी 24 से लेके चलता रहता था। मतलब ये फंक्शन, सॉरी, पूरा जो फंक्शन 24 से 30 तक चलता था। इस साल का चेंज हो गया है। चेंज करके क्या किया है कि जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है फ्रॉम दिस ईयर, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल बी वीक लॉन्ग फ्रॉम जनवरी 23 टू 30 जनवरी एवरी डे इंस्टेड ऑफ जनवरी 24। जनवरी 23 इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो 24 से लेके 30 तक होती थी वो बेसिकली अब 23 से लेके 30 तक हो गई है। और 23 को क्या है, 23 जनवरी इज़ फेमस फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे परेड के साथ ही होगा, और इसी के कारण कम से कम अब याद रहा जाएगा। अब आप लोग, अब कभी पूछा जाए 23 जनवरी ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होगी, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये आप लोगों का ये क्वेश्चन एज इट इज़ बनेगा। और इस खैर ये क्वेश्चन मैं डील नहीं किया है मैंने, लेकिन आप लोग यहाँ ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि सारा क्वेश्चन भाई नहीं हो सकता है डील, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग बोलेंगे तो और भी क्वेश्चंस का जो लिस्टिंग है बढ़ाई जा सकती है। बट इस मंथ के एंड में फिर जो सीरीज़ में दूंगा मंथली करंट अफेयर्स की, उसमें ये सब कवर कर दूंगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये इस पेज में पूरा का पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है न्यूज़, मतलब न्यूज़पेपर वालों को ये सब पॉलिटिकल है, ये सब पॉलिटिकल दे रखा है। अब अगले पेज नंबर 10 पे आते हैं। ये जानकारी के लिए है, जैसे सिम्टम्स कोरोना को लेके चलता है कि खांसी आती है, जुकाम होता है। बट एक नई थ्योरी आई है अभी जो कोरोना को लेके, अगर खांसी आपको कोरोना हो जाता है, खांसी आती है, और अगर वो 3 वीक्स तक अगर वो खांसी ठीक नहीं होती है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट लेना पड़ेगा। और ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट, तो ये बहुत ही अवेयरनेस वाली न्यूज़ है, इसको आप लोग भी ध्यान रखिए। और आपके घर में भी इस तरह का अगर कुछ भी चीज़ होती है तो आप लोग बिल्कुल प्लीज़ अवेयर रहिए। और आप ये न्यूज़पेपर के माध्यम से एटलीस्ट गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है आप लोगों से, तो एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर ऐसा भी कभी भी होता है आपको या आपके आसपास, तो आप लोग ज़रूर अवेयर रहिए इस चीज़ को लेके। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ पास्ड अवे। बेसिकली ये कार्टूनिस्ट है नारायण देवनाथ, ये बहुत ही फैक्चुअल न्यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग बस ये जान लीजिए नारायण देवनाथ कार्टूनिस्ट हैं कलकत्ता से। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट बस ये बस ये एक न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट आज सच नहीं है। जो सर्दियों के टाइम पे जो एवलांचेस आते हैं हिली स्टेट्स में, तो तो आर्मी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वहाँ पे कुछ सिविलियंस फंस गए थे, और उनको बचाने के लिए कश्मीर कुपवाड़ा में हाईवे में आर्मी ने ऑपरेशन किया और उन लोगों को बचाया। बस उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सऊदी हिट्स बैक हौती, अगेन वही हौती। सऊदी अरेबिया हिट्स बैक एट हौती रिबल आफ्टर यूए ड्रोन अटैक। वही है बेसिकली सऊदी। अब आपको लग रहा हो सऊदी अरेबिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, अब उन्होंने अटैक तो यमन पे किया है। ठीक है, अब अरे सऊदी अरेबिया बेसिकली इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया
और यमन और यूएई, इनका एक कोलिजन है। कोलिजन मतलब गठबंधन, उनका गठबंधन है इस संगठन से लड़ने के लिए। तो अगर उन्होंने एक अटैक किया है प्लान यमन में, तो उसमें यूएई ने ये जो टैंकर था वो यूएई का था। अब उसमें सऊदी अरेबिया में भी ये लोग अटैक करते रहते हैं। तो बेसिकली उन्हीं के कोलिशन को ध्यान में रखते हुए गठबंधन है, तो अगर एक के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो वो लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे दूसरे को। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो यमन है ये इसकी कैपिटल सना है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। बाकी हौती इम्पॉर्टेंट बस ये जान लीजिए, यमन में एक्टिव ग्रुप है, नॉर्दर्न यमन में हौती। ठीक है, नॉर्दर्न यमन यहाँ का एरिया है मिडिल ईस्ट का। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट। राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट्स इंडोनेशिया टू रीलोकेट कैपिटल। देखिए, अब इंडियन ओशन में एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इंडोनेशिया। अब हो क्या रहा है कि वहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रहते। तो क्लाइमेट चेंज के रहते हुए जकार्ता जो वहाँ की प्रेजेंट कैपिटल है, तो उससे चेंज करके एक बिल पास किया गया है कि वहाँ पे अब तो पानी ऑलरेडी जो कैपिटल है उसको अभी नहीं तो फ्यूचर में वो जो कैपिटल है उसमें ख़तरा हो सकता है। तो एक बिल पास किया गया है इंडोनेशियन पार्लियामेंट में कि एक नई कैपिटल को वहाँ पे बनाया जाए। अब नई कैपिटल का नाम क्या है? नुसांतरा। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। आंसर होगा नुसांतरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्विज़ में हम लोगों ने कवर किया हुआ है ये। अब यहाँ पे डिटेल मुझे लगता है बताने ज़रूरत नहीं है कि वो जो प्रेजेंट जकार्ता है उससे 2000 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वो दुनिया भर का है, इसके की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू मतलब टाइम वेस्ट आप लोगों का बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इतना टाइम अगर आपको वेस्ट करना ही है तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, इतना ब्रीफ में सुनने की ज़रूरत नहीं है फिर आप लोगों को। एटलीस्ट मेहनत एक ही आदमी करे, मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों का टाइम एटलीस्ट सेव होना चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑयल राइजेस पास 7 years हाई ऑन सप्लाई फियर। अब इसमें वही है, एमन में जो अटैक हुआ है उसमें बेसिकली जो ऑयल टैंक है उसमें अटैक होने के बाद में वहाँ यूएई, सऊदी हो गया, एमन हो गया, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अब अटैक किया है तो आगे भी अटैक करेगा तो इसके प्रोडक्शन जो है वो बाधित हो गया। तो अब मतलब इसमें ये है कि क्या अभी जो जो एनालिस्ट हैं उनका कहना ये था कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद में अभी प्रोडक्ट इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी लेकिन अब यहाँ पे ये इनका जो अटैक हुआ है, क्या इसको देखते हुए ये लोग प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। अब इसके बाद में जो हौती लोग हैं उन्होंने बोला हम आगे भी ऐसे अटैक करते रहेंगे। तो बेसिकली बस यही है, इसमें कुछ नोट डाउन या ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, आप लोग बस जानकारी के लिए जान लीजिए। ये हम लोगों ने लगातार 3 दिन से न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है उनका इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। तो जिसने भी पहले का रिव्यूज़ देखे होंगे उन लोगों को डिटेल में जानकारी होगी। तो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये स्पोर्ट्स सेगमेंट है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला जो आर्टिकल वाला है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये हौती वाला, मैंने आपको बोला था ना लास्ट वाला जो पेज होगा उसमें हौती से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। अब बेसिकली हौती है कौन, क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, मज़ा आएगा। इसको मतलब इंटरेस्टिंग है, जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हौती बेसिकली यमन के जो शिया रेबल्स हैं, ये शिया समुदाय के हैं हौती, ये यमन में ही रहते हैं। अब इसमें हुआ क्या था कि जैसे पूछा ना हु आर हौतीज, द रूट ऑफ हौती मूवमेंट कैन बी ट्रेस टू बिलीविंग यूथ, ए जैदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप फाउंडेड बाय हुसैन हौती एंड हिज फादर बद्र अल दीन हौती इन 1990s। देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ के बताऊँगा, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली हुसैन अल हौती और बद्रुल हौती ये दोनों पिता पुत्र थे। 1990 में बद्र अल दीन ने एक जैदी क्लर्क जैदी आदमी हुआ करता नॉर्दर्न यमन में, इन्होंने एक रिवाइवलिस्ट ग्रुप
हुसैन ने और बदरुद्दीन ने एक रिवाइवलिस्ट ग्रुप बनाया 1990 में। और यहाँ पे हुआ क्या कि रिवाइवलिस्ट ग्रुप बन रहा था, तो इसमें ईरानियन एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था 1979 का, हिजबुल्लाह का, तो उससे इंस्पायर होके तो एक सेकेंड, इसमें बेसिकली जो ये हुसैन और बदरुद्दीन दोनों लोग थे, तो इन्होंने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया था नॉर्दर्न यमन में। अब 1979 में ईरान में एक मूवमेंट चल रहा था, तो उससे इंस्पायर होके, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन आपको नहीं बता रहा हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, इससे आपको कोई लेना देना भी नहीं, बस एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई नोट्स नहीं बनाना है। तो उससे इंस्पायर होके इन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो जैदीस बेसिकली थे कौन? जैदीस ये जायद बिन अली, द ग्रैंड सन ऑफ इमाम अली, प्रॉफिट मोहम्मद का कज़न जो थे, उनके ग्रैंड सन जैदीस थे। उन्हीं का लीनेज करके हुसैन अल जैदी, मतलब ये सब जैदी समुदाय के थे। अब इसमें हुआ क्या कि कई सेंचुरीज तक जैदीस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे यमन में। फिर 1918 में ऑटोमन एम्पायर जब कोलैप्स हो गया, तो उनको 1918 के बाद में ऑटोमन एम्पायर में इन्होंने अपना मोनार्की को इस्टेब्लिश किया। लेकिन 1962 तक, 1962 तक इजिप्ट ने इस मोनार्की को उखाड़ के फेंक दिया। बेसिकली जो जैदीस थे 1918 से लेकर 1962 तक ये लोग एक मोनार्की के रूप में रहे, पर इजिप्ट ने इनको ख़त्म कर दिया, जैदीस को। फिर उसके बाद में हुआ ये कि 1904 में मतलब ये सब चलता रहा। मतलब बेसिकली जो 1962 के बाद में, ये बेसिकली जैदी का मैंने बताया आपको 1962 तक के लिए। उसके बाद में जो हुसैन और बदरुद्दीन थे, इन्होंने बाद में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लॉन्च किया, और जिसके बाद में 2004 में जो सली गवर्नमेंट थी, सली गवर्नमेंट इनका साथ दिया। और इस गवर्नमेंट को साथ देने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि रिबेल्स को अटैक करने के लिए गवर्नमेंट का साथ भी मिल गया। अब मतलब जो 2004 में सली गवर्नमेंट इशूड अरेस्ट वारंट, मतलब जो हुसैन था, हुसैन मतलब कि जो लड़का था बदरुद्दीन का, 2004 में जो गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट का वारंट इशू कर दिया और उसको मार दिया। अब ये बेसिकली एक टाइमलाइन था ये वाला, हाउतीज़ कौन है ये है। अब ये सब हो गया। अब इसके बाद में ये हो रहा है कि 2010 तक तो हाउतीज़ तो ख़त्म हो गए थे, 2010 तक। अब 2010 के बाद में फिर ये वापस से कहाँ से आ गए? हुआ ये कि जो अरब स्प्रिंग 2011 में एक मूवमेंट हुआ था, अरब स्प्रिंग मतलब इजिप्ट और ट्यूनीशिया वाले उसमें रीजन में, उसमें उनकी सफलता के बाद में हौतीज़ को लगा कि अब हम भी अपना मूवमेंट कर सकते हैं। अब करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना रिवाइवल कर लिया मूवमेंट को, और उसके बाद में उन्होंने नॉर्दर्न प्रोविंस में 2 लैंडलॉक प्रोविंस को मतलब कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 2019 मतलब इसमें जब ये इन्होंने किया तो इनको सली गवर्नमेंट जो थी इसका सपोर्ट था। लेकिन बाद में जनवरी 2015 तक द साउदी सली अलायंस हैड कैप्चर्ड सना एंड मच ऑफ नॉर्दर्न यमन इंक्लूडिंग द वाइटल रेड सी कोस्ट। तो ये इसको रेड सी एरिया को कवर कर लिया। बेसिकली ये है कि ये नॉर्दर्न, अब मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो नॉर्दर्न प्रोविंस था यमन का, वो हौतीज़ के अंडर में था। ठीक है, तो वो पहले सली गवर्नमेंट के साथ मिल के इन लोगों ने कवर किया, लेकिन बाद में हुआ ये कि जो सली गवर्नमेंट को इन्होंने डिच कर दिया हौतीज़ ने। उन्होंने बोला हम अकेले करेंगे। अब यूएस का ब्लेम ये है कि ये जो हौती मूवमेंट है ये ईरानियन बैक्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये है, तो बेसिकली ये लोकल ग्रुप का मूवमेंट है, मतलब जो वहाँ के रीजन है यूएई, सऊदी और यमन, ये लोग अफेक्टेड कंट्रीज़ है। हौती बेसिकली एक रिबल ग्रुप है, लोकल टेररिस्ट ग्रुप आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए कि हौती ग्रुप जो एक्टिव है ये कहाँ पे एक्टिव है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। और ये तो आज का न्यूज़पेपर था।
और ये न्यूज़पेपर के बाद हम लोग एज़ यूजुअल जैसे करंट वो डिस्कस करते हैं, जो डेली का वोकेबलरी हम लोग वो डिस्कस करते हैं। चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसी डेली वोकेबलरी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि आज जो 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में, जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि ये वो वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन या हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट कलर से, जिससे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन देखने में और उनको याद रखने में बहुत आसानी हो जाए। चलिए पहला जो वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी मतलब होता है बेस्वाद। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड या थर्ड पेज से लिया हुआ है। विजिल, विजिल रखना होता है जैसे कीप ए विजिल ओवर समथिंग। विजिल मतलब होता है कि निगाह रखना, ठीक है, तो निगाह रखना। तो बेसिकली ये हो गया। अगली इम्पॉर्टेंट जो वोकेबलरी है वो है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम ये हमारा एडिटोरियल पेज से है, ठीक है। एडिटोरियल पेज में कॉनंड्रम दे रखा है। कॉनंड्रम मतलब होता है पहेली, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो पहेली, कॉनंड्रम मतलब पहेली। एल्यूडेड, अगला जो वर्ड है एल्यूडेड, ये भी हमारा जो याद रखिए जो पॉलिटिकल एडिटोरियल था ये वहाँ से लिया गया है। उसका मतलब होता है संकेत। जो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है आप लोग उससे देख लीजिए कि इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंजमेंट, मन मुटाव, ये भी हम लोगों ने आर्टिकल से लिया है। तो आप लोग बता दूं कि जो भी जो वर्ड्स रहते हैं हम लोग आर्टिकल से ज़्यादातर लेते हैं, जो हेडलाइन में यूज़ होते हैं, जो हम लोगों को डे टू डे यूज़ में आते हैं, ये सब वो रहते हैं। और आप लोग इसको प्लीज़ याद कर लिया करिए और इसको नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आप लोग को डे टू डे काम होता रहेगा, आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को आपको थोड़ा सा भी इसको फ़ायदा हुआ है, अच्छा लगा है, तो आप लोग उसको लाइक या सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे हम लोगों की टीम का और मोटिवेशन बढ़े आप लोगों और अच्छे कंटेंट देने के लिए। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।